प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं समझता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को जो छुट्टियां मिली हैं 16 तारीख तक, इसमें आप लोगों को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चे कॉलेज में जाकर के अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। इसलिए छुट्टियां मिली हुई हैं और अभी जो स्कूल बंद है तो उसमें आप लोगों को कभी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को ऑनलाइन क्लास बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ते थे उसी प्रकार मिलती रहेगी। जिस प्रकार से आप अपने कॉलेज में पढ़ते थे उसी प्रकार से आप उसको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, आप लोग ऊष्मा स्थानांतरण का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ पॉइंट बताए थे और उसी को मैं स्टार्ट करता हूं। पहला वीडियो है ये और इसके 3-4 वीडियो होंगे, उसको आप बारी बारी देखते रहेंगे तो ये चैप्टर 100% वह समझ में आ जाएगा। और जो मैंने क्लास में बताया था कि तुम्हारा जो टेस्ट होना है, टेस्ट में ये चैप्टर भी शामिल है, तो फिर बच्चे ध्यान से पढ़ते रहेंगे। तो चैप्टर का नाम है ऊष्मा स्थानांतरण। तो ऊष्मा स्थानांतरण का मतलब क्या है वो समझिए। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। जिस प्रकार से कोई यात्री एक शहर से दूसरे शहर पर जाता है तो उसका स्थानांतरण हो जाता है, तो उस यात्री को एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए हमारे पास कई विधियां होती हैं। कोई यात्री बाई बस एक शहर से दूसरे पहुंच जाता है, कोई यात्री कार से पहुंच जाता है, कोई यात्री मोटरसाइकिल से पहुंच जाता है। इसी प्रकार से फिजिक्स के अंदर ऊष्मा के स्थानांतरण की कई विधियां होती हैं, जिनमें से आपको हम बारी बारी बताएंगे। सबसे पहले हमने लिया है संवहन। संवहन यानी कि कन्वेक्शन, इसको कहते हैं इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। संवहन, तो अब संवहन क्या है? संवहन एक ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की विधि है। तो इसको बच्चों लिखेंगे, अपनी कॉपी निकाल लीजिए। ऊष्मा के स्थानांतरण की उस प्रक्रिया को जिसमें पदार्थ के कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, उस विधि को संवहन विधि कहते हैं। अब कैसे? फॉर एक्सपेरिमेंट समझाते हैं। तो संवहन विधि से अब सवाल उठता है कि संवहन विधि से किस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? तो देखिए, द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण इसी संवहन विधि से होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा, हमने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने पानी भर लिया। ये पानी देखा है, ये पानी भर दिया बर्तन में। अब हमने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हो। बर्तन में पानी भर दीजिए, उसके बाद नीचे से उसको हीट दीजिए। जैसे उसको हीट देंगे तो सबसे पहले ये जो द्रव के कण हैं, इनको ऊष्मा मिलेगी। जैसे इसको ऊष्मा मिलेगी, ये द्रव के कण अपना स्थान छोड़ देंगे और ये ऊपर आएंगे। इसको मिली, ये ऊपर आएंगे। आप देखेंगे उसको वॉच करिएगा तो धीमे धीमे बहुत सारे बिंदु से होते हैं, वो बुलबुले बन करके उठने लगते हैं। कुछ देर बाद देखेंगे बहुत सारे अणु ऊपर बढ़ते हैं और तब आप हाथ डाल के देखेंगे तो पानी आपको गुनगुना दिखाई पड़ेगा, गुनगुना महसूस होगा। तो इसी ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन विधि कहते हैं। कुछ देर बाद आप देखेंगे जब द्रव के सभी कण दौड़ना शुरू कर दें ऊष्मा लेकर के, तो पानी खौल जाता है, यानी पानी गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ऊष्मा यहां से दी और पूरा पानी कैसा हो गया? गर्म हो गया। तो इस प्रकार से तुमने समझ लिया होगा कि द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। अब देखिए नंबर सेकंड बात है। नंबर सेकंड की बात करें तो विकिरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। तो विकिरण क्या होता है? विकिरण क्या है? विकिरण भी ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि का नाम है। विकिरण क्या है? ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि का नाम है। कैसे? यानी ऊष्मा के स्थानांतरण प्रक्रिया को जिसमें ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, जिसमें ऊष्मा विद्युत चुंबकीय सवाल होता है, चुंबकीय तरंग क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी तरंगें होती है, आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, जिनको आगे बढ़ने के लिए, जिनको संतृप्त होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। तो इसका उदाहरण है सूर्य।
से ऊष्मा का संचरण पृथ्वी पर विकिरण के रूप में ही होता है। तो सूर्य क्या, सूर्य तो आप जानते हैं ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सूर्य से जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो विकिरण की विधि से ही पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा है ऊष्मा के रूप में आती है, वो विकिरण के रूप में आती है। तो विकिरण के रूप में आती है, इसका मतलब इसकी विधि बहुत फास्ट होती है। तो ऊष्मा के संचरण की जो विधि है, जो हमारी विकिरण, ये बहुत फास्ट होती है। कारण क्योंकि चुंबकीय तरंगों का जो वेग है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल जानते ही हो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी 1 सेकेंड में ये चुंबकीय तरंगें 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं। अब आप समझ के अनुमान लगा सकते हो कि चुंबकीय तरंगें कितना फास्ट चलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विकिरण जो है ना, विकिरण से जो ऊष्मा का संचरण होता है वो सूर्य का एग्जाम्पल हो गया। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि से होता है। अब देखिए, चूंकि इस विधि में ऊष्मा का संचरण बहुत फास्ट होता है, इसलिए सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी पर आती है वो एक रेखा में आती है। क्योंकि प्रकाश का गुण होता है वो सीधी रेखा में चलता है। तो इसीलिए सूरज से जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। इसीलिए सूर्य की ऊष्मा से बचने के लिए हम छाता का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमने गौर से देखे तो छाते का वास्तविक प्रयोग क्या है, ऊष्मा से बचाओ, यानी धूप से बचाओ, बारिश से नहीं। बारिश से आप छाते से 100% बचाव नहीं कर सकते हैं। बारिश से बचने के लिए क्या है, रेनकोट होता है। रेनकोट आप पूरा ढक लीजिए, बारिश में कहीं भी चले जाइए, आप इससे बच सकते हैं। लेकिन एक छाता से आप अपने आप को पूर्ण रूप से बचाना संभव नहीं होगा। लेकिन छाता से हम सूर्य की किरणों से, देखो जून के महीने में जब हम छाता लगा लेते हैं तो उसकी किरणों से बचा सकता है, क्योंकि सूर्य किरणें कैसे चलती है, फास्ट जगह चलती है। तो इस प्रकार से ये विकिरण हो गया। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक है, तीसरा विधि है चालन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्शन। ये कंडक्शन कहते हैं इसको। तो चालन क्या होता है वो समझिए। ऊष्मा के संचरण की तीसरी विधि का नाम है। क्या होता है, ध्यान से लिखेंगे कॉपी पर। ऊष्मा के संचरण की उस प्रक्रिया को जिसमें पदार्थ के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, उस विधि को ऊष्मा चालन कहते हैं। अब हमने कहा तो लिया है एक्सपेरिमेंटल समझिए। फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स में जब हम किसी भी टॉपिक को एक्सपेरिमेंटली सीखते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक स्टोर रह सकता है। अगर उसको रख लेंगे तो वो कुछ दिनों बाद को क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए अब देखिए ऊष्मा चालन, जो चालन विधि है वो कंडक्शन को किस प्रकार से, लोहा यानी सभी धातुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक लोहे की रॉड आसानी से मिल सकती है। लोहे की रॉड थी और हमने उसके एक सिरे को पकड़ लिया, इस तरह से पकड़ लिया, माना ये लोहे की रॉड है, और दूसरे सिरे को गर्म जहां पर हीटर हो या भट्टी हो, ठीक है, उसमें आप डाल दीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये लोहे की रॉड धीमे धीमे हीटअप हो रही है और गर्म हो रही है। जो हम सेकेंड सिरा पकड़े हुए हैं, बहुत लंबा रॉड होगी और सेकेंड सिरा पकड़े हुए कुछ देर बाद गुनगुनी होगी और अंत में हमें इस सिरे को छोड़ना ही होगा। कारण ऊष्मा का संचरण उस भट्टी से इस लोहे की रॉड के इस सिरे तक हो गया है। इस प्रकार से लोहे में, धातुओं में ऊष्मा का संचरण केवल चालन विधि से होता है। ठीक है, तो तुमने समझ लिया सबने कि इस प्रकार से ऊष्मा के स्थानांतरण की संवहन, विकिरण और चालन विधि होती है। लेकिन अब हमने देखा यहां तीनों विधियों में से सबसे फास्ट विधि कौन सी है साहब? ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे फास्ट विधि किसमें होता है? तो ऐसे समझ सकते हो कि सबसे फास्ट विधि विकिरण। क्यों? तो इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण प्रकाश की चाल से होता है और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, संवहन, चालन तथा विकिरण विधियों में से ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे फास्ट, सबसे तेज किसमें होता है? क्या बताओगे? विकिरण। ओके,
प्रकार से ये टॉपिक हम खत्म होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऊष्मा चालकता गुणांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊष्मा चालकता गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं और इसको K से प्रदर्शित करते हैं। पहले एक बात आपको समझ लीजिए, किसी आपको इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर में ऊष्मा चालन के बारे में बताएंगे। हम लोग इस चैप्टर में विकिरण और संवहन का डिटेल नहीं लेंगे। इस चैप्टर में हम लोग केवल चालन पढ़ेंगे। तो चालन किसमें होता है? ठोस में होता है। इसका मतलब है इस चैप्टर में हमें ऊष्मा का संचरण सिर्फ ठोसों में दिखाना है, ठोसों में प्रदर्शित करना है। अब देखिए, मैंने कहा चालकता गुणांक के लिए सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। आप लोग बहुत आसान से बना सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, इसके बाद यहां से एक तिरछी लाइन, और आप अपनी जो कॉपी है, आपकी लाइनदार कॉपी होगी, उसमें दो लाइन तक कभी चले जाइए यहां तक। उसके बाद इसको सीधे जाने दीजिए। उसके बाद यहां पे बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे लाइए, दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, भाई दोनों बराबर होना चाहिए, जाने दीजिए। इसके बाद हमने क्या किया, यहां से दिया यहां से, ठीक है, और जो मिड पॉइंट है इसका मिड पॉइंट यहां तक ले आइएगा, यहां तक ले यहां तक। इसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट लाइन बनाएंगे, जाने दीजिए। इसके पैरेलल यहां से लाइन खींच दीजिए। तो इस प्रकार से लेफ्ट साइड पूरा बन गया। इधर देखेंगे तो क्या करना है, इसके समांतर, इस लाइन समांतर यहां से एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से आगे बढ़ा लीजिए, परपेंडिकुलर खींचिएगा, बिल्कुल लंबवत। इसके बाद यहां से डॉट 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 यहां तक, ठीक, तो इसको मिटा लीजिए। इस पर आप एक चालक देख रहे हैं, चालक तैयार हो चुका है। इस चालक में हमें ऊष्मा प्रवाहित करनी है। इधर से हमने क्या किया, ऊष्मा प्रवाहित की। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये वही लोहे की रॉड है जिसको हमने थोड़ी देर पहले पकड़े हुए थे, ठीक, ये लोहे की रॉड है, ठीक है। अब यहां से हमने ऊष्मा को क्यों कहेंगे प्रवाहित की। अब इस चालक का जो परिच्छेद क्षेत्रफल कितना ए है, परिच्छेद क्षेत्रफल हमने बता दिया, पहले क्लास में बता दिया था। और इस चालक की जो लंबाई है, लंबाई ट्रांसफर को यहां से बाउंड्री सिस्टम बनाते, यहां बाउंड्री करेंगे और एक यहां बाउंड्री करेंगे। आप इसको बीच का डिस्टेंस है ना, इसको चालक की मोटाई कह सकते हैं, चालक की लंबाई कह सकते हैं, राइट। अब इस चालक का एक अपना चालकता गुणांक विशिष्टता करने वाला हूं K। इस जब हम इसको 10 से ऊष्मा देंगे तो जाहिर है ये वाला सिरा पहले ज्यादा गर्म होगा, ये वाला कम गर्म होगा। यानी इसका सिरे का तापमान θ1 मान लिया है, इसका ताप θ2 मान लिया, राइट। इतना समझ, तो अब आप समझ चुके होंगे θ1 ग्रेटर देन θ2, बिकॉज इधर से ऊष्मा आ रही है, तो हम कह सकते हैं θ1 इसमें θ2 से क्या होगा, बड़ा। तो देखिए इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, किसी चालक को दी गई ऊष्मा, किसी चालक को दी गई ऊष्मा क्यू, ये क्यू किन किन कारकों पर निर्भर करती है। किसी चालक को दी गई ऊष्मा क्यू, क्यू नंबर 1 पहला पॉइंट, क्यू प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा ये चालक उतना अधिक ऊष्मा देगा, ठीक है। इस चालक को उतनी अधिक ऊष्मा मिलेगी, क्यू प्रोपोर्शनल टू ए। नंबर सेकंड आता है कि ऊष्मा चालक के सिरों के तापांतर के समानुपाती, θ1 माइनस θ2। तीसरा, समय, कितना हमें ऊष्मा दी, कितनी देर तक ऊष्मा दी, ठीक है। हमने 5 मिनट ऊष्मा दी तो 5 मिनट ऊष्मा मिलेगी। हम ज्यादा ऊष्मा देंगे, ज्यादा समय तक ऊष्मा देंगे, ज्यादा ऊष्मा मिलेगी। तो क्यू समानुपाती स्मॉल टी, और इस दूरी के बिट समानुपाती होती है क्यू प्रोपोर्शनल टू 1/s। तो तुमने देखा यहां चालक को जो दी गई ऊष्मा है वो इन कारकों पर डिपेंड करती है। सबको मिला दिया जाए तो क्या होगा, मिलाने पर, लिख सकते हैं मिलाने पर क्यू प्रोपोर्शनल टू ए θ1 माइनस θ2 इंटू T/s। यहां पर देखिए बेटा, अब ये प्रोपोर्शनल लगा हुआ है, ये आप लोग पहले जान चुके हैं कि प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट लगाएंगे।
जैसे ही प्रोपोर्शनल हटा कांस्टेंट लगा, तो Q बराबर K A θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन S। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो Q बराबर K A θ1 माइनस इंटू T अपॉन S। अब ये K क्या है? ये K ही तो ऊष्मा चालकता गुणांक है। इस K को कहते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। देखिए अब हम इसकी चर्चा करने वाले हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। तो देखो उसको हमारे देते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। अब यही हम बात करें तो जो K बराबर कितना होगा, K बराबर अगर इसको सूत्र लिखें तो K बराबर कितना हो जाएगा, वो आप ध्यान लिखिएगा कि K बराबर हो गया, मल्टीप्लाई कर दो Q इंटू एक्स अपॉन A θ1 माइनस θ2। ओके, इतना हो गया। और क्या रहेगा T K बराबर QX अपॉन। ठीक, अब हमें चालकता गुणांक को परिभाषित करना है। तो बेटा परिभाषा कभी याद नहीं करना, परिभाषा को हमें यहीं से मैथमेटिकल रूप बनाता है। कैसे? यदि इफ x बराबर कैसे कह सकते हो, इफ a बराबर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, और t बराबर 1 सेकेंड, t का मान 1 सेकेंड। तो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको ताप प्रवणता पढ़ाऊंगा। तो अब होता क्या है, कॉमा θ1 माइनस θ2 अपॉन x, इसको हम लोग ताप प्रवणता कहते हैं। ताप प्रवणता आगे भी इसको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद तुरंत ही बराबर 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। आपने तो क्या कर दिया, a का मान 1 कर दिया, t का मान 1 कर दिया, ताप प्रवणता 1 कर दिया। K बराबर क्या हो गया, Q। तो ये के बाद आता तब K बराबर Q। बस अब हम परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमा में इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। कैसे? किसी चालक को प्रति सेकेंड, ठीक है, किसी चालक को प्रति सेकेंड दी गई वो है ऊष्मा की मात्रा है। ऐसे कह सकते हो, किसी चालक को प्रति सेकेंड दी गई वो है ऊष्मा की मात्रा को चालकता गुणांक कहते हैं, जबकि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल और ताप प्रवणता एकांक हो। ऐसे बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ऐसे बता सकते हो, यदि किसी चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल और ताप प्रवणता एकांक हो, तब चालक को प्रति सेकेंड दी गई ऊष्मा की मात्रा को ही ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। और ऐसा फिर रिपीट करता हूं, ऐसे बनाइए, यदि किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल और ताप प्रवणता एकांक हो, ठीक, तब उस चालक को प्रति सेकेंड दी गई ऊष्मा की मात्रा को ही ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये इसका परिभाषा हो गई। अब इसका मात्रक कभी रखना नहीं, मात्रक हम इसी फॉर्मूले पे प्राप्त करेंगे। इसी फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए भाई, क्यों ऊष्मा का मात्रक कैलोरी कहो या किलो कैलोरी कहो, ठीक है। तो ऊष्मा का मात्रक हो गया बेटा किलो कैलोरी इंटू दूरी का मात्रक मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, मेरे साथ मीटर कट रहा है। तो अब इसका मात्रक क्या बना है, किलो कैलोरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ये इसका मात्रक हो गया। रटना पड़ा क्या, लो आप निकालिए इसका मात्रक, और इसी फॉर्मूले से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको डायमेंशन वाले चैप्टर में सिखा चुका हूं। इसकी डायमेंशन भी निकालना है और उसका मात्रक, ये बहुत बड़ा मात्रक है, 1 2 3 4 मात्रक आया इसका। ठीक है, अब कुछ पॉइंट बनाते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक के बारे में। क्या पॉइंट बनाएंगे, नंबर। देखिए बच्चों, ऊष्मा चालकता गुणांक
का मान जितना अधिक होता है वह पदार्थ ऊष्मा का उतना अच्छा चालक होता है। ठीक, जिस पदार्थ के लिए K का मान जितना अधिक होगा वह पदार्थ ऊष्मा का उतना ही अच्छा चालक होगा। यह बात समझ लीजिए। कैसे? अब मैंने कहा 4 धातुओं के नाम में बताने जा रहा हूं। उन 4 धातुओं में भी बड़ा क्वालिटी है। तो क्वालिटी क्या है 4 धातुओं में से? एजी यानी सिल्वर की बात कर रहा हूं, चांदी की बात कर रहा हूं, एजी। और सीयू तो कॉपर, तांबा। उसके बाद एल्यूमिनियम, हाँ, उसके बाद आयरन। इन 4 धातु हम चर्चा करने जा रहे हैं। इन 4 धातु को तुमने कहा याद कैसे करेगी? देखो याद करने का तरीका बताता हूं। सबसे नंबर 1 पे क्या रखना है? सबसे नंबर 1 पे रखना अपना आगरा नंबर 1 है। क्यों? यहां बता फिजिक्स के फॉर्मूला। आगरा नंबर 1, कोलकाता नंबर 2, और ये तालों का शहर अलीगढ़। तालों का शहर अलीगढ़ नंबर 3 पर, और ये चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद, इसको आयरन कहते हैं। ठीक है, हमने 4 शहरों के बारे में आपको जानकारी दी है। तो देखिए सबसे ज्यादा ऊष्मा चालकता गुणांक का मान होता है चांदी का, सबसे ज्यादा। ठीक है, उस सबसे ज्यादा मैंने 4 टिक लगा दिए। उससे कम होता है कॉपर का होता है। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, पूरे साल इसका, और सबसे कम होता है इसका आयरन। ठीक है बच्चों, तो आप समझ चुके हैं कि ऊष्मा चालकता गुणांक का ये क्रम हो गया। अब 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, इस 4 धातु दे दी, वो डिस्क्रिप्ट दे दी, बोले तो आप ऊष्मा चालकता गुणांक के बढ़ते क्रम में लिखो इनको। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे कम किसकी है पहले उसको लिखो, बोले आयरन की। उससे ज्यादा किसकी है? एल्यूमिनियम की। उससे ज्यादा कॉपर की, और सबसे ज्यादा एजी की, सिल्वर की, आयरन। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे। और आप देखिए उल्टा क्वेश्चन मैंने पूछ दिया बायोलॉजी टेस्ट में कि इन धातुओं की ऊष्मा चालकता क्रम को घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम का मतलब क्या? सबसे ज्यादा सिल्वर की, उससे कम कॉपर की, एल्यूमिनियम की, और तो आप इसका ये समझना होगा कि घटता क्रम है या फिर बढ़ता क्रम। घटते क्रम में आप सबसे हाईएस्ट, फिर लो की तरफ चलेंगे। बढ़ते क्रम में लोएस्ट से हाईएस्ट। ओके, तो पहला पॉइंट समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट बताता हूं कि ऊष्मा चालकता गुणांक है के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, जैसे घनत्व होता है, पढ़ा था, घनत्व पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब विभिन्न पदार्थों का घनत्व अलग अलग होगा। पानी का घनत्व 10³ होता है, पानी का घनत्व 13.6³ होता है। इसी प्रकार से भिन्न पदार्थों का घनत्व कैसा होता है? अलग, क्योंकि घनत्व पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहां पर भी ऊष्मा चालकता गुणांक भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका मतलब हो गया भिन्न पदार्थ के लिए चालकता गुणांक का मान भिन्न होगा। ठीक है, चांदी काला होगा, कॉपर काला होगा। यहां पे एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मान चलिए इसका मतलब है हमारे पास ये मान लो चांदी का पेन है, माने क्या जाता है चांदी का पेन है, और इसकी लंबाई रखी था, हमने इसको खींच के दुगना कर दिया। तो अब क्वेश्चन है साहब, आप बताओ इसकी ऊष्मा चालकता गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले आप देखोगे क्या इस चांदी के पेन को लंबाई दुगनी करने पर क्या इस पदार्थ की प्रकृति बदली? क्या ये चांदी सोना बन गया? नहीं साहब। क्या ये चांदी लोहा बन गया? नहीं साहब। क्या ये चांदी कॉपर बन गया? नहीं साहब। जब इसकी प्रकृति नहीं बदली तो इसकी लंबाई बदलने पर इसके चालकता गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए बच्चों? तो जब तक इसकी प्रकृति न बदले, नेचर न बदले, तब तक इसका चालकता गुणांक कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस चीज को समझ लिया है, चालकता गुणांक को समझ लिया है अच्छी तरीके से। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। वो ये है कि साहब अब एक नई बात कि साहब बताओ कि
कि चालकता गुणांक का मान अधिकतम कितना होगा, अधिकतम। ठीक, अब तुमने देख लिया जिसके लिए जिस पदार्थ के का मान अधिक होगा वो अच्छा चालक होगा। लेकिन अब सवाल उठता है एक आदर्श चालक के लिए, मैं पहले कह चुका हूं आदर्श दुनिया में कुछ नहीं है। आदर्श चालक के लिए चालकता गुणांक का मान कितना होगा? ठीक, ये सवाल बड़ा अजीब सवाल आ गया कि साहब कितनी अधिक। तो ऐसे सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर बाई द वे हाँ तो के का मान कितना अधिक होगा? सबसे अधिक, तो मतलब आदर्श चालक के लिए, तो आदर्श चालक के लिए के का मान कितना समझना। अभी मैं थोड़ा सा दूसरे पे भी बता रहा हूं। अगर भाई आप पर लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाए और आपसे वरदान मांगने को कहें तो बोलो बेटा कितना धन चाहिए, तो अब आप कितना मांगेंगे? भैया अपने दिमाग को सोचिए कितना मांगेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 50 अरब? नो, अब यहां पर आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर ऐसी सिचुएशन कभी जीवन में आती है तो इस टॉपिक को ध्यान रखना। आदर्श चालक के लिए के का मान अनंत होता है, समझिए बच्चों। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो देवी मां से क्या मांगोगे? अनंत धनराशि। अनंत का कभी अंत नहीं होता। तो समझ लीजिए आदर्श चालक के लिए के का मान कितना होता है? जो इनफाइनाइट, अनंत से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट बन जाता है आदर्श चालक की चालकता गुणांक कितनी होगी, तो क्या बताओगे? अनंत। और आदर्श कुचालक के लिए, इंसुलेटर के लिए के का मान 0 होता है। तो इतना याद रखना है, आदर्श कुचालक, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर भी कह सकते हैं, इसका के का मान 0 होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तुमने देख लिया आदर्श चालक के बारे में हमने सारी बात बता दी है। इसके बाद हम लोग चल आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमारा ये ऊष्मा चालकता गुणांक का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक और टॉपिक लेते हैं, वो है ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ताप प्रवणता, इसको करने की में टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ताप प्रवणता क्या होगी? इसी चित्र को ध्यान से समझेंगे। इसी को क्या कहते हैं? किसी चालक के एकांक दूरी के साथ ताप परिवर्तन को ताप प्रवणता कहते हैं। किसी चालक के एकांक दूरी के साथ ताप परिवर्तन को ही ताप प्रवणता कहते हैं। मतलब θ1 - θ2 बटे s, ये इसका फॉर्मूला है। एकांक दूरी के साथ ताप परिवर्तन को ताप प्रवणता कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने चैप्टर पढ़ाया था द्रवों का प्रभाव, उसमें क्या था? वेग प्रवणता थी। तो वेग प्रवणता किसे कहते थे? एकांक दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते थे। और आगे जब आप 12th क्लास में आओगे तो वहां पढ़ोगे विभव प्रवणता। अब बच्चों सोचो, जब हमने सीखा वेग प्रवणता किसे कहते हैं, इसे साथ समझिएगा कि विभव प्रवणता अपने आप लिख लो। वेग प्रवणता किसे कहते हैं? एकांक दूरी के साथ वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता, एकांक दूरी के साथ ताप परिवर्तन को ताप प्रवणता। तो आप सोचो विभव प्रवणता क्या होगी? एकांक दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये आप 12th में पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक आते हैं। तो ये सूत्र बन गया बच्चों। ठीक, अब मैंने कहा इसी से अब इसका मात्रक मैंने कहा रखना कभी नहीं। बोलो ये ताप है, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, दूरी का मात्रक मीटर। लो तुरंत निकल आया। अब मैंने कहा विमा बताओ, ताप की विमा क्या होती है? थीटा। दूरी की क्या होती है? एल। तो क्या हो गया? थीटा एल माइनस 1। बहुत अच्छी तरह मैंने कहा, समझ आ गया। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाता है। चलो हम एक बार चल से बताते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक की विधि सूत्र। मात्रक समझ आ गया। अब विधि सूत्र कैसे देते हैं? क्यू, के की विमा निकालनी है। ऊष्मा, क्यू, क्यू की विमा क्या? ऊर्जा। ऊर्जा 5 बताया था डायमेंशन। ऊर्जा की विमा क्या है? ऊर्जा की है, कार की है, हाँ बलागुर की है, mL²T-2। दूरी, दूरी की विमा L। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल L⁻²।
नीचे तापांतर की विमा थीटा और समय की विमा टी, एल स्क्वायर कट गया। तो आगे डायमेंशन बनाओ कैपिटल एम एल, टी की पावर हो गई -3 और थीटा की पावर -1। तो इस प्रकार हमने देख लिया ऊष्मा चालकता गुणांक की हम पीवी सूत्र को भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां आपने इतना सब कुछ सीख लिया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत धारा, उसी प्रकार से इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध, ऊष्मीय धारा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऊष्मीय प्रतिरोध पढ़ेंगे, ऊष्मीय धारा के बारे में पढ़ेंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों की तुल्य चालकता गुणांक का व्यंजक, इसे भी सीखेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। और बच्चों, आप लोग कतई पैनिक मत लीजिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमेशा की तरह जुड़े रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।